नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लारा क्लासेस वनडे एग्जामिनेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे वर्णमाला की वर्णमाला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का और इसके हम लोग चर्चा करते हैं। वर्णमाला अगर देखा जाए शुद्ध दृष्टिकोण से तो जो वर्णमाला है हिंदी की, उसमें हिंदी में कुल वर्णों की संख्या जो है, कुल वर्णों की संख्या 52 है, 52। ना 50 है, ना 48 है, ना 53 है, ना 54 है। एग्जैक्ट एकदम से कितनी संख्या है हिंदी में, वर्णों की संख्या कितनी है तो 52 है। अच्छा, वर्णों का ही एक समानार्थी वर्ण या अक्षर दोनों समानार्थी हैं, तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई, 52 हो गई। इसके आगे हम लोग देखें, अच्छा, वर्ण को ही एक नाम दिया जाता है अक्षर। अक्षर को संस्कृत में कहा जाता है, संस्कृत में इसकी शुद्ध परिभाषा पाणिनि ने अष्टाध्यायी में लिखी, ना क्षरति इति अक्षरः, यानी जिसका अब और क्षरण नहीं हो सकता है, जिसके अब और टुकड़े नहीं हो सकते, जो अब और छोटा नहीं हो सकता, वही कहलाता है अक्षर। वही कहलाता, तो वह अक्षर का ही एक समानार्थी हो जाएगा वर्ण। तो वर्णों की कुल संख्या या अक्षरों की कुल संख्या हिंदी में कितनी है? 52 है। इसके बाद में अगर देखें हम लोग, तो वर्णों का अगर विभाजन किया जाए कि 52 वर्ण कैसे हुए, तो हम लोग इन 52 वर्णों को इस प्रकार से डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला है स्वर। स्वर देखिए नाम से ही विदित है, स्व माने क्या होता है? स्वयं, और रा माने होता है राजना, यानी जिनकी स्वयं की सत्ता हो, जो किसी के सहारे न हो, उनको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। तो स्वर है, तो इनकी संख्या हिंदी में 11 है, 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। बड़े दुर्भाग्य का विषय, लूसेंट नामक पुस्तक में 13 दिया हुआ है, हो सकता है उनके जमाने में रहे भी हों, लेकिन स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और कौन कौन से वो स्वर हैं के नाम में हम लोग जान लेते हैं। आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हिंदी के स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो कुल वर्णों में से 11 हो गए स्वर। उसके बाद में हम लोग आते हैं, तो आएंगे व्यंजन। अब व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो देखिए, अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो मूलतः व्यंजनों की संख्या कुल 33 है। कितनी है? 33। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। और वो व्यंजन कौन कौन से हैं? का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। तो ये देखिए, काका गा गांगा से लेकर के ये 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं कावर्ग, कावर्ग, इसको चावर्ग, इसको टावर्ग, इसको
तावर्ग और इसको पावर्ग। काचा टाता पा, काचा टाता पा भी कह सकते हैं। तो ये कावर्ग हो गया, काका गंगा चाचा जाजा यहाँ टाटा डाडा ताता दादा ना पापा बाबा माँ। और इनको, इनकी संख्या देखिए, प्रत्येक वर्ग में, का वर्ग में भी 5 वर्ण, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में भी 5 वर्ण। तो इसलिए 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, इसलिए 5 × 5 करें तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 25। और इन्हीं का नाम है स्पर्श व्यंजन। क्या है ये? स्पर्श व्यंजन के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। फिर उसके बाद में देखें, इसी व्यंजन में ही अगर देखा जाए तो एक होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अब अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या होती है 4 और ये हैं या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। तो 25 4 कितने हो गए? 29 हो गए। उसके बाद में देखा जाए तो आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या कितनी है? 4 है और ये हैं शा, 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 हा, यानी तीनों सा और हा, इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, स्पर्श व्यंजन 25, 25 4 29, 29 4 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। फिर उसके बाद में हम देखें 11 हो गए, 33 हो गए। इसके बाद में एक और नई चीज आती है, इसका नाम हम लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। इनको भी आगे चल करके व्यंजनों के दृष्टिकोण से जोड़ लिया गया। इनको कहा जाता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर की संख्या भी हिंदी में निर्धारित कर दी गई। वो कितनी है? 4 है। और संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। अच्छा, छ किससे मिलकर के बना है इसको भी देख लेते हैं। का और खा। देखिए, का हलंत है। हलंत का मतलब समझ रहे हैं? ये शुद्ध रूप से व्यंजन है, इसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है। और जो खा है यानी जो ये खटकोणा वाला खा है, ये पूरा है। अगर इसको भी आप हलंत करेंगे तो इसके बाद फिर आपको आ लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ता और रा, इसी प्रकार से कभी कभी इनका संयुक्ताक्षर इनको पूछ भी लेता किससे किससे मिलकर के बने। तो ये भी आप गौर करिएगा कि का हलंत है और खा पूरा। या आप भी देखिए, इसमें ता हलंत है, इसमें रा पूरा है। ये बन जाएगा जा और या से, और ये बन जाएगा सा और रा से। तो ये संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो इस प्रकार से संयुक्ताक्षर की संख्या 4 होने के बाद आगे बढ़े 11 ये हो गए, 33 ये हो गए। संयुक्ताक्षर कितने हो गए? 4 हो गए। और एक नाम और आता है जिनको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 2 निर्धारित है। इनकी संख्या में कभी कोई फेर बदल होने वाला नहीं है। कोई कहते 4 होते तो ना, अयोगवाह की संख्या 2 है तो 2 ही रहेगी। संयुक्ताक्षर की संख्या 4 है तो 4 ही रहेगी। व्यंजनों की संख्या 33 है तो 33 ही रहेगी। स्वरों की संख्या 11 है तो 11 ही रहेगी। अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। पहला अयोगवाह आपने देखा होगा इस प्रकार से, जिसको कहते हैं अनुस्वार, और एक आपने इस प्रकार से देखा होगा जिसको कहते हैं विसर्ग। ये अयोगवाह है, पहला है ये, इसको अंग आहा पढ़ा करते थे हम लोग। तो इनको कहा जाता है, दोनों अयोगवाह हैं। इसका नाम है अनुस्वार और इसका नाम है विसर्ग। इस प्रकार से इनकी संख्या 2 हो गई। फिर उसके बाद में एक नया टॉपिक जोड़ा गया, या नए 2 वर्ड जोड़ दिए गए, तो उनको एक नाम दिया जाता है। उसको हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं।
जिनका नाम है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी भी संख्या निर्धारित है। वो कितनी है? 2 है। और इनका नाम है ये और ये। इनके नीचे डा और डा के नीचे ये नुक्ता लगा रहता है। फारसी भाषा का नुक्ता है, ये लगा रहता है। तो इनको पढ़ा जाता, जैसे ये डा है तो ये डा है तो इसको डा पढ़ा जाएगा। ये क्या है? अड़ा। और ये ढा है तो इसको अढ़ा। जैसे प्रतापगढ़, अढ़ा, तो उसमें ये वाला लगेगा। और जो आपका ये डा है, जो सड़क, तो सड़क में जो है यही वाला लगेगा। इनको उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब हम इनको सबको जोड़ने का प्रयास करें या जोड़ें तो देखते हैं 52 वर्ण होते हैं कि नहीं होते हैं। 11 संख्या हो गई स्वरों की, 11 संख्या हो गई। एक जगह यहां पर हम लोग नोट कर लेते हैं। 11 हो गए स्वर। उसके बाद में मूल व्यंजन कितने हो गए? 33। उसके बाद में संयुक्ताक्षर कितने हो गए? 4। फिर उसके बाद में अयोगवाग कितने हो गए? 2। फिर उसके बाद में द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 2। 3 1 4 4 8 2 10 2 12 और हासिल लगा 1, तो 1 1 2 3 2 5। इस प्रकार से कुल 52 वर्णों की श्रृंखला जो है इस प्रकार से बनते हैं हिंदी वर्णमाला के। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्वर है, स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजन, मूल व्यंजनों की संख्या जो मूलतः व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती है 33। और इसमें से स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। और इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। 11 अलावा हैं। उस व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। इनकी भी संख्या सा सा साहा। संयुक्ताक्षर की संख्या भी 4 है। छात्रा ज्ञा और स्रा। अयोगवाग की संख्या कितनी है? 2 है। और द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। इसको डा और ढा के नाम से जाना जाता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थे कुल 52 वर्ण हिंदी के। और उसके बाद में हम एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर संयुक्ताक्षर, क्या है अयोगवाग, कैसे, इन सब की चर्चा विस्तृत रूप से करने वाले हैं। हाँ देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि व्यंजनों की संख्या अगर पूछता है सीधे तो 33 होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास करके सभी व्यंजनों की संख्या अगर पूछे तो 33 ये हो जाते हैं। 33 4 37। और इन्हीं में द्विगुण व्यंजनों को जोड़ लिया जाता है। 33 4 37 2 39। तो कभी कभी व्यंजनों की संख्या 39 लिख के भी कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 39 भी उत्तर दिया जाता है। लेकिन अयोगवाग आ माने होता है नहीं, योग माने होता है जिसका योग, वाहन का मतलब जिसका वर्णमाला में योग नहीं हुआ वो कहलाते हैं अयोगवाग। लेकिन अयोगवाग की एक खासियत है कि ये हमेशा जब भी चलते हैं तो हमेशा स्वरों के साथ लगते हैं। ये व्यंजन के साथ आपने कभी इनको लगे हुए नहीं देखा होगा। जब भी चलते हैं तो हमेशा किसके साथ चलते हैं? ये स्वरों के साथ चलते हैं। तो कोई कोई आदमी क्या करता है, स्वरों के साथ इनको ऐड कर देता है और ये अयोगवाग यहाँ पे जोड़ के रख दिया अंगहा को और स्वरों की संख्या बता देते हैं 13 है, जबकि 13 संख्या नहीं है। कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। तो इस प्रकार से अब आगे हम लोग स्वरों की चर्चा कर लेते हैं। स्वरों के वेद, स्वरों के प्रकार, कैसे कैसे इनको विस्तृत रूप से जानते हैं। ये निश्चित रूप से आपकी बेहतर समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम स्वर। स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर की परिभाषा अष्टाध्यायी में पाणिनि लिखी है, स्वयं राजन्ते इत स्वराः,
जिनकी स्वयं की सत्ता हो, जो स्वयं उच्चरित होते हो, जिनके बोलने में किसी की सहायता न ली जाती हो, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो स्वरों की संख्या हमने 11 जान ली है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं स्वरों के प्रकार, देखते हैं कौन कौन से स्वर किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला स्वरों के प्रकार देखते हैं। प्रकार पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर स्वर। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इनको जान लेते हैं। सर्वप्रथम उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं मूल स्वर। पहले कौन से हैं? मूल स्वर हैं। फिर उसके बाद में देखा जाए तो दूसरे हैं संधि स्वर। संधि का मतलब होता है जुड़ाव, ज्वाइन, संधि स्वर। पहले हैं मूल स्वर और दूसरे हैं संधि स्वर। तो मूल स्वरों में कौन कौन से आते हैं? मूल स्वर आ, ई, उ और री। ए, आ, ई, उ और री ये मूल स्वर हैं। इनमें किसी भी स्वर की कोई मिलावट नहीं है कि किसी के साथ, इसलिए इनको कहा जाता है मूल स्वर। और इन्हीं स्वरों की सहायता से जितने भी आगे के स्वर बने हैं वो सभी इसलिए उनको संधि स्वर के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। संधि स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो संधि स्वर जब 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। एक होते हैं दीर्घ स्वर और दूसरे होते हैं संयुक्त स्वर। एक होते हैं दीर्घ स्वर और एक होते हैं संयुक्त स्वर। देखिए, इनमें मेजर डिफरेंट क्या है, इसको आप जान लेंगे तो निश्चित रूप से आपसे परीक्षाओं में कभी कोई गलती नहीं होने वाली है। तो यहां पर दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। अब देखिए, आपने देखा होगा ये, इसको देखा आपने, ये ह्रस्व आ से दीर्घ आ हो गया, इसलिए इसका नाम दिया गया दीर्घ स्वर। उसके बाद में आपने देखा होगा ये भी ह्रस्व था और क्या हो गया? दीर्घ हो गया। उसके बाद में आपने देखा होगा ये क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है ये? दीर्घ स्वर है। अपने ही तरीके के स्वर से मिलकर के अगर कोई बनता है तो दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे ये आ प्लस आ मिलकर के बना है, जैसे ये ई प्लस ई मिलकर के बना है, जैसे ये उ प्लस उ मिलकर के बना है, तो ये दीर्घ स्वर कहलाता है। लेकिन जब अपने तरीके से नहीं, किसी अन्य तरीके वाले स्वर से, किसी अन्य स्वर से मिलकर के एक नया स्वर बनेगा तो वो कहलाता है संयुक्त स्वर। जैसे हम देखते हैं आ प्लस ई मिलकर के बनता है ए। आ प्लस ई मिलकर के क्या बनता है? ए। और इसके बाद में आपने देखा होगा आ प्लस ए मिलकर के बनता है आए। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा आ प्लस उ मिलकर के बनता है ओ। और इसके बाद में आ प्लस ओ मिलकर के बनता है आओ। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। और मूल स्वर की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 3 7 4 11। स्वरों की संख्या कितनी थी? 11 थी। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या जो हमने बताया, इस उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं? 2। मूल रूप से कितने प्रकार हुए? 2। पहला मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। फिर संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। देखिए कितना मेजर डिफरेंट है। अगर आपसे कभी कोई परीक्षा में पूछ ले तो ये संधि स्वर तो ये भी है और संधि स्वर ये भी है, लेकिन अगर दीर्घ के दृष्टिकोण से देखा जाए, हालांकि दीर्घ ये भी हैं, दीर्घ ये भी हैं, लेकिन आपसे परीक्षा में अगर पूछ ले, ये विकल्प में दिया हो आ
और ए और पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि विकल्प गलत आया है, आप सीधे सीधे करेंगे कि आ एक दीर्घ स्वर है। ए दीर्घ स्वर तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या नाम इसका है, संयुक्त स्वर है। इसलिए जो सबसे निकटतम विकल्प होता है उसी को हम लोग सही विकल्प मानते हैं। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन कर दिया हम लोगों ने, और उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के हो गए। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर। इसको मिटा दिया, स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रकार है कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। तो कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व, और दूसरा होता है दीर्घ, और तीसरा होता है प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो देखिए ह्रस्व की 1 मात्रा होती है और प्लुत की कितनी मात्रा होती है, 2 मात्रा होती है। क्षम्यताम, दीर्घ की 2 मात्रा और प्लुत की कितनी मात्रा होती है, 3 मात्रा होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जैसे ह्रस्व में हो जाएगा आ, ई, उ और री। इसी प्रकार से दीर्घ में अगर देखा जाए आ, ई, उ, ए, आए, ओ और आओ। इसी प्रकार से अगर प्लुत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी स्वरों का प्लुत बन सकता है, और प्लुत जब भी लिखा होगा तो उसके आगे 3 लिखा होगा, तो यानी सभी स्वरों का बनेगा। इसके बाद में उ, री हो गया। उसके बाद में ए होगा। अब देखिए आप कहेंगे कि इसका कैसे नहीं बना, ये ह्रस्व दीर्घ, ये आ का दीर्घ हो गया ना, आ, ये ह्रस्व हो गया, ये दीर्घ हो गया, प्लुत हो गया। अब आप कहें दीर्घ आ का भी प्लुत बने, तो दीर्घ आ का ही प्लुत आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये छोटा भाई बचपन में जो इसका नाम था, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आपका नाम जो बचपन में था वही आज है, और जब 10 साल बाद 20 साल बाद हो जाएंगे तब भी आपका नाम वही रहेगा, तो बदलेगा नहीं। इस प्रकार से इनके प्लुत बनेंगे, और प्लुत में हमेशा 3 लिखा रहता है। जैसे आपने बहुत एक पॉपुलर उदाहरण है, जैसे आपने देखा हो ऐसे लिखा रहता है ओम। ये ओम में जो ये 3 लिखा है, ये दर्शाता है कि ओ के कितनी मात्रा है, 3, यानी ओ प्लुत है। अर्थात इसको थोड़ा देर तक बोलना चाहिए, जैसे ओम, ऐसे। जैसे हम किसी चीज को ज्यादा देर तक बोलते हैं तो वही प्लुत है। ठीक है, तो ये कालमान या मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार हो गए। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं अगला प्रकार है, अगला प्रकार स्वरों का है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जीभ प्रयोग के आधार पर। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए ये
3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। अब अगर देखा जाए जीभ, ये मान लीजिए जीभ है। अब आप इसको सुरसा वाली जीभ ना मान लीजिएगा, वो ऐसे लग भी रही सुरसा वाली जीभ। तो ये जीभ है, तो बड़ा बढ़िया नियम है, जहां से इसकी शुरुआत होती है उसी को, इसको कहते हैं अग्रभाग, और इसको कहते हैं मध्य भाग, और इसको कहते हैं पश्च भाग। अब आप इसको उल्टा ना मान लीजिएगा भाई, जहां से शुरुआत होती है, जो पहले आता है वही तो पहला कहलाएगा अग्रभाग। तो देखिए जहां से जीभ जुड़ी हुई है वो अग्रभाग है, और जो बीच वाला भाग है उसको मध्य भाग, और जो ये दिखाई दे रही है कौन सा भाग है? पश्च भाग है। ठीक है ना? तो ये पश्च भाग है। इसके बाद में जिन जिन स्वरों का प्रयोग, जहां से जो सब स्वर बोले जाएंगे उसी प्रकार से वो अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग के नाम से जाने जाएंगे। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं, यहां पर एक को कहेंगे अग्रस्वर, फिर कहेंगे मध्य स्वर, और अगले हैं पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र, मध्य और पश्च में जैसे देखा जाए, अग्र में क्या होता है, जैसे आप देखेंगे, आप लोग जैसे उच्चारण स्थान हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। जो ई है, ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, और तालु वाला वो भाग होता है जहां से जीभ शुरू होती है, उसके जस्ट ऊपर वाला भाग तालु कहलाता है। तो जो यहां से जो शब्द उच्चारित होते हैं, तो जैसे ई का उच्चारण स्थान है, ई यहां से बोली जाती है तालु से, तो इसलिए ई पश्च अग्रस्वर हो गया। और ई का ही एक बड़ा भाई कौन सा है? ये। और ई से ही मिलता जुलता एक ये, और इससे ही मिलता जुलता ए। ये सभी क्या हो जाएंगे? अग्रस्वर के नाम से जाने जाएंगे। उसके बाद में अगर देखा जाए मध्य केंद्रीय स्वर, इसको केंद्रीय भी कहते हैं, मध्य केंद्रीय स्वर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आ, यानी जिसमें जीभ हलचल ही ना करे। मध्य भाग यानी आगे वाला, पीछे वाला, बीच वाला करेगा तो बीच वाला उछलेगा कैसे? नहीं करेगा, इसलिए इसको मध्य या केंद्रीय स्वर के नाम से जाना जाता है। आ और आ। उसके बाद में आएगा पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब हुआ ये वाला हिस्सा जिसमें काम करता हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ऊ, क्या बोलते हैं? ऊ। तो इसमें जीभ का जो ये पश्च भाग है ये काम करता है ऊ, और ऊ से ही एक मिलता जुलता कौन सा होता है? ऊ। और इसी से मिलता जुलता इन्हीं का एक भाई कौन सा है? ओ है। और इन्हीं का एक और सगा भाई कौन सा है? औ है। तो इन सबको क्या कहते हैं? पश्च स्वर के नाम से जाना जाता है। तो जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य, केंद्रीय स्वर, और तीसरे कौन से हैं? पश्च स्वर हैं। अग्र स्वर में ई, ए, ऐ, यानी ई से संबंधित जितने भी हैं वो सब अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर में आ और आ, और पश्च स्वर में आता है ऊ, ओ और औ। अब आप कहेंगे री आदि नहीं आए, तो नहीं आए, जिनका कोई जीभ से लेना देना ही नहीं है, उनको इस दृष्टिकोण से नहीं शामिल किया गया। इस प्रकार से ये जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर के प्रकार हैं। ठीक, अगले जो प्रकार होंगे स्वरों के, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बेहतरीन अध्ययन के लिए आप हमारी टीम के साथ जुड़िए। ऑनलाइन क्लारा क्लासेस पर आपको बहुत सारी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। आपके बेहतर भविष्य के लिए दृढ़ संकल्पित है ऑनलाइन क्लारा क्लासेस। सबको लाइक करिए, शेयर करिए, और बहुत सारे लोगों तक इस लॉकडाउन की स्थिति में ये ज्ञान बहुत लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत।